चलिए चलिए, कल हम लोगों ने प्रियम्बल पढ़ा था थोड़ा सा, ठीक है ना। और आज हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ा हम लोगों ने आज? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? स्टेट्स, कितने स्टेट्स हैं हमारे देश में? कितने स्टेट्स हैं बताइए। अभी दो नए स्टेट्स बनाए गए हैं। कौन? सॉरी, दो यूटी बनाए गए हैं, यूनियन टेरिटरी। सर जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दोनों में कुछ फर्क बता पाएंगे क्या है? दो यूटी बने हैं, फर्क क्या है? सर जम्मू कश्मीर में दोनों विधानसभा है। दोनों विधानसभा है? नहीं एक विधानसभा है। एक ही विधानसभा होती है और भाई। ये हाँ हाँ, हाँ, और लद्दाख में नहीं है। लद्दाख में नहीं है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूटी बन चुके हैं, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र से कहते हैं। और फर्क ये है दोनों के बीच में कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो विधानसभा है, यानी उसका मुख्यमंत्री बनेगा, जैसे कि दिल्ली का होता है, जैसे कि पौंडीचेरी का होता है, ठीक है। और लद्दाख का जो है वो सिंपल जो है वो गवर्नर वगैरह के या उसके एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में रहेंगे, जैसे कि चंडीगढ़ होता है, ठीक है, अंडमान निकोबार होते हैं, ठीक है, इस तरह से दमन दीव होता है, उस तरह से होता है, ठीक है। समझ में आ गया क्या आपको? क्लियर हो गया अभी? यस सर। हाँ, ठीक है। अभी सवाल मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ मैं, कि पहला सवाल जो है, पहले मैं इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर आप लोग हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर दूंगा फटाफट थोड़ा सा। इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कौन से आर्टिकल के तहत भारत की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसको नए राज्य बनाने का अधिकार है। पहले तो सवाल देखिए, इसको छोड़िए, पहले तो सवाल ये समझिए कि जो नया राज्य जो बनता है वो उसको बनाने का अधिकार किसके पास है? जिसको सर नया, पार्लियामेंट के पास सर। क्यों नहीं था बताइए किसके पास? पार्लियामेंट के पास सर। मतलब अगर मान लो यूपी के अगर 3-4 टुकड़े करने को होंगे तो किस, कैसा, क्या प्रावधान रहेगा, किस तरह से रहेगा? एक बार 2012 में मायावती जब जा रही थी तो उन्होंने यूपी को 4 टुकड़ों में डिवाइड करने की बात बोली थी, ठीक है। तो यस अगर, सर। हाँ, तो वो प्रपोजल उन्होंने विधानसभा से पास करा दिया था, रेजोल्यूशन, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो अगर कोई नया राज्य बनाना होगा, मान लो यूपी से ही कोई बुंदेलखंड ले लेते हैं, या वेस्टर्न यूपी ले लेते हैं, या कुछ भी, या कुछ भी ले लेते हैं, तो वो कैसे, कौन बनाएगा, किसके पास अथॉरिटी है? विधानसभा के पास है, योगी के पास, योगी जो है वो है, कि पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास है? सर संसद के पास है। संसद के पास है ना। और संसद में यस सर। क्या क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा और कुछ कुछ कहना और चाहेगा प्रेसिडेंट। नरेंद्र, नरेंद्र कुमार, नरेंद्र जी, आवाज आ रही है? कहाँ गए नरेंद्र, चले गए? अरे ठीक है। कौन होता है बताइए, वर्षा बताइए, कौन होता है पार्लियामेंट में? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा, यस ठीक सर। है। कई बार और सवाल लेकिन 2-3 साल पहले आया था, फिर से लोग गलत करके आ गए थे। और नया राज्य जो बनाएंगे वो प्रावधान आपके पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट ही सब कुछ करती है। इनफैक्ट नया नाम भी देना होता है तो पार्लियामेंट वगैरह सब कुछ करती है, ठीक है। नई बाउंड्री छोटी बड़ी करनी हो और सब कुछ जो है पार्लियामेंट के पास है। थोड़ा सा ये रहता है कि अगर कोई राष्ट्रपति जो है, अगर किसी राज्य के मतलब कोई डिवाइड कर रहा है तो वहां की विधानसभा से डिस्कशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बात कर लेता है कि हाँ भाई बताइए आपकी राय क्या है, लेकिन वो भी कोई बाइंडिंग नहीं होता है। यानी कि मान लो विधानसभा ने कुछ बोल दिया कि नहीं हम एग्री नहीं करते हैं, तो फिर ये ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति उनकी बात मान लेगा, या ठीक है, तो खाली जस्ट फॉर डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? यस नरेंद्र, सर। नरेंद्र आपकी आवाज, हमारी आवाज आ रही कि नहीं आ रही आपके पास? आपके पास आपकी आवाज, हाँ नरेंद्र, हेलो, क्या आवाज ही कहाँ गायब हो जा रही है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि भाई पार्लियामेंट हमारा बनाता है। अब दूसरा ये बताइए मुझे कि कौन से आर्टिकल के तहत है कि नया राज्य जो है वो बनाया जाएगा? कौन से आर्टिकल के तहत? सर आर्टिकल 2, आर्टिकल सेकंड 2 सर। आर्टिकल। हम्म, आर्टिकल 2।
आर्टिकल 2 में सर, हम्म आर्टिकल 2 में हाँ, आर्टिकल 2 जो है हैज द पावर टू एडमिशन और स्टैब्लिश। एडमिशन लेकिन 3 जो है, आर्टिकल 3 जो है वो थोड़ा सा और इसमें अलग जाता है इसके अंदर, ऑल्टर करने की सर alter करने अथॉरिटी की देता है। authority होता है, ठीक है ना, यही बात है। Yes. तो आपको आर्टिकल 1 सॉरी आर्टिकल 2 और 3 दोनों को ठीक से पढ़ना है। आर्टिकल 2 जो बोल रहा है वो संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए लॉ बनाने का अधिकार देता है, ठीक है। मतलब नए राज्यों के गठन या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नामों में परिवर्तन की शक्ति भी पार्लियामेंट के पास रहती है। और आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि संसद जो है वो साधारण बहुमत से किसी भी नए राज्य का गठन या किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र में या सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। क्लियर हुआ ये आपको कि जो तरीका बताया गया है, ठीक है, वो बताया गया है आर्टिकल 3 में कि जो पार्लियामेंट है वो साधारण बहुमत से, ठीक है, किसी भी नए राज्य को बना सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, साधारण बहुमत। अब मुझे ये सर इसका अनिता मुझे मतलब समझा दीजिए। अनिता ये बताइए साधारण बहुमत का मतलब क्या है? अगर मैं बोलूंगा साधारण बहुमत, इसका मतलब क्या है? सर 50% मेजोरिटी। 50% मेजोरिटी कहाँ की? सर लोकसभा। विधान। हाँ ठीक है, दोनों मतलब जहां पे भी लोकसभा या विधान या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है ना। प्रियम, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? ये साधारण बहुमत हो गया, एक होता है विशेष बहुमत। 60% 2/3% इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं वही 60% अगर मिले तो बहुमत। और कोई? आयुष, आयुष, आयुष क्या होगा बताओ? आयुष, स्पेशल मेजोरिटी क्या हो सकती है? नरेंद्र, आपको कुछ आइडिया है क्या स्पेशल मेजोरिटी क्या है? साधारण मेजोरिटी और विशेष मेजोरिटी के बीच में क्या फर्क होगा? आपको आवाज हमारी नहीं पहुंची नहीं रही है यार, पता नहीं क्या हो गया। अनिता को पता ही नहीं है। देखिए, साधारण बहुमत का मतलब होता है कि 50% यानी कि 50% जो हो, ठीक है। यानी कि लोकसभा में अगर बिल गया तो वहां पर 50% मेंबर जो हैं वो एक तरफ होने चाहिए, या तो एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो। तो अगर कहेंगे बिल जो है 50% से पास किया जाएगा तो 50% लोग जो हैं या मेंबर जो हैं, एमपी जो हैं, वो जो हैं वो पक्ष में होने चाहिए। 50% यानी कि जितने भी लोग बैठे हैं उस समय उसका 50%। और अगर विशेष उसकी बात करते हैं, हम स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं तो वो 2/3 होती है। 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, 2/3 मेंबर होते हैं, 66% के आसपास पहुंचता है। अगर मुझे थोड़ा सा मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा कि 2/3 और कुछ जगह पर हमारे साधारण बहुमत की बात की गई है, कहीं पर हम लोगों ने विशेष मेजोरिटी की बात की गई है। क्यों ऐसा क्यों है? हमने एक ही तरह से क्यों नहीं रखा कि हम लोग कोई बिल पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी की बात भी कर सकते थे या विशेष मेजोरिटी की बात भी कर सकते थे? हमने ऐसा क्यों अलग अलग क्यों रखा? बल्कि एक चीज बताऊं आपको थोड़ा, एक और होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन, ठीक है। 3 चीजें होती है, 3 तरह से होता है। एक होता है सिंपल मेजोरिटी यानी साधारण बहुमत, विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन यानी राज्यों से जो है वो अनुमोदित करके किया जाता है। अब तीनों का ऐसा अलग अलग क्यों किया गया है? हमने एक ही तरह से क्यों नहीं बनाया कि एक ही कि भाई सिंपल मेजोरिटी कर देते सारा काम पास हो जाता हमारा? ऐसा क्यों हमने अलग अलग रखा? जी बताइए अनिता, कुछ आइडिया? हाँ भूल गए सर। क्योंकि अच्छा भूल कुछ गए चीजें थे। सर, हाँ बताइए। कुछ ऐसे बिल होते हैं सर जिनपे मोर देन हाफ ऑफ मेंबर्स की मेजोरिटी जरूरी होती है, और कुछ जैसे मनी बिल हो गया सर, उन सब पे मेजोरिटी की ज्यादा वो मतलब चाहिए होती है, इसलिए ऐसा होता है सर। ऐसा कुछ रीजन देखिए है सिंपल सी बात है, कि इम्पोर्टेंस के हिसाब से ऐसा देखा जाता है। देखिए जो आपने लास्ट लाइन लिखी इंपॉर्टेंस ही है कि किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पहले समझिए कि लोकसभा में कोई सरकार बनती है, वो मतलब जैसे मोदी जी हैं तो वो मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों हैं? पहले मुझे अब ये बताइए क्या चीज उनको ऑथराइज करती है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होंगे? क्या ऑथराइज करती है? ऐसा उन्होंने क्या मेजोरिटी ज्यादा है, मेजोरिटी ज्यादा है उनके पास। कहाँ ज्यादा है? ऐसा ये शब्द नहीं समझ गया था, तो टेक्निकल बात बताऊं मुझे। राज्यसभा में। नहीं यार,
लोकसभा में होता है। लोकसभा में लोकसभा में उनके जो हाँ, पार्टी के 2/3 एमपी होंगे। 2/3 नहीं, MP नहीं, हाँ 50%। ठीक है, देखिए कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जब 50% जो मेंबर हैं वो उसकी तरफ हों। ठीक है, अब जैसे कि आजकल फिलहाल बीजेपी के जो मेंबर हैं वो लोकसभा में 50% से ज्यादा है, 50% से ज्यादा लोग हैं। ठीक है, या तो बीजेपी की एक पार्टी के या उनके सपोर्टर में होंगे। ठीक है, तो उनका जो लीडर होगा वो प्रधानमंत्री है, वो अलग बात है। तो बीजेपी कोई भी पार्टी तभी सरकार बना पाएगी जब 50% उसको सीट उसके पास होगी। ठीक है, अब मान लीजिए, अब कोई भी चीज जो होती है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर वो हल्की फुल्की मतलब कुछ ऐड करना है संविधान के अंदर, कुछ बदलाव करना है, हल्का फुल्का करना है, जैसे कि नया राज्य बना देना है, उसका नाम चेंज कर देना है, ज्यादा महत्व की चीजें नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं, तो हम लोगों ने हमेशा साधारण बहुमत की बात करते हैं कि कोई बिल जाएगा और साधारण बहुमत की में हम लोग उसको पास कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कुछ और मुख्य इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं, जैसे कि मान लो कि हम संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ हम लोगों ने बदलाव करने, संशोधन करना है, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो गई है। अब इस ऐसे बिल के जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा लोगों को फर्क डालते हैं, तो इसके लिए सिर्फ 50% मेजोरिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, 2/3 मेजोरिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि 50% पे तो कोई एक पार्टी मान लो जीत जाती है, मान लो बीजेपी है, 50% उसने सीट जीत ली और बन गया, लेकिन 50% से 66% में लाने के लिए, ठीक है, 16% एक्स्ट्रा लाने के लिए उसको नए लोग चाहिए होंगे, नए लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। हो सकता है उसके पास अपने मेंबर ना हो, दूसरी पार्टीज को। तो जैसे जैसे चीजों की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी उसके अंदर बदलाव करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लो फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो उसमें अगर कुछ बदलाव करना होगा तो सिर्फ बीजेपी अपने दम पे नहीं कर पाएगी, उसको और पार्टीज की और लोगों को जरूरत पड़ेगी, इससे वो और कन्विंस करना पड़ेगा उसको, बाकी लोगों को, कि भाई नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर वो एग्री करेंगे तभी 2/3 हो जाएगा। एक तीसरा लेवल आता है और मुश्किल होता है कि मान लो सेंटर और स्टेट के बीच के संबंध ही अगर कुछ चेंज हो जाए, जैसे कि टैक्स की बात करते हैं, जीएसटी की बात करते हैं। जब जीएसटी लाया गया, अब जीएसटी लाया जा रहा है या राष्ट्रपति का जो पावर है उसको कुछ चेंज करना हो या सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ चेंज हो, जहां पर राज्यों का और सेंटर का इनके संबंधों में कुछ चेंज हो सकता है, वहां पर और मुश्किल किया जाता है कि आसानी से बदलाव ना किया सके। वहां पर क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी से पहले तो पार्लियामेंट में चेंज पास करना पड़ता है और फिर 50% राज्यों से, ठीक है, अनुमोदन किया जाता है, रेक्टिफिकेशन किया जाता है कि हर विधानसभा जो है वो कहती है कि ठीक है, अब जो किया जा रहा है वो हम अनुमोदित करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं कि हम इसके सपोर्ट में करते हैं। मतलब कि जो देश के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन चीजों को कोई आसानी से बदल ना सके। ऐसा ना हो कि हर बार नई पार्टी आए, नया प्रधानमंत्री आए, वो अपने हिसाब से बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जो सॉरी बहुत आराम से वो संविधान के ना संशोधन कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसको फिर सबको लेकर चले। ठीक है, समझ गया, ये समझ में आ गया आपको? सर प्रेसिडेंट के इलेक्शन और इन सब का भी मैटर इसी में आता है सर। मैं बोला ना, आपका प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के आपका पावर हो गई। ठीक है, जहां पर सेंटर और स्टेट के संबंधों के बीच में बात आती है वहां पर रेक्टिफिकेशन आएगा, वहां स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन आएगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कल कोई मान लीजिए आम आदमी पार्टी आ जाती है और आम आदमी पार्टी को कुछ चीज समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी तुरंत संविधान को चेंज कर दे। अरे उसको भी मेहनत लगनी चाहिए, उसको भी कन्विंस करना चाहिए बाकी लोगों को, या तो वो ज्यादा सीटें जीत के लाए या बाकी दूसरी पार्टियों को कन्विंस करे कि जो वो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। इससे क्या होगा कि डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, ठीक है, तब जाके चीजें और निकल जाएंगी। मतलब कि हम कुछ भी फैसला करें तो ऐसा ना हो कि बहुत बहुत ही खास खास बातें जो हैं बहुत आसानी से हम लोग उसको बदलाव कर दें जिससे कि संविधान की कुछ पावर ही ना बचे। तो जो हल्की बातें हैं, सुनो, जो हल्की बातें हैं उसके लिए साधारण बहुमत, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके लिए विशेष बहुमत, और उसके बाद विशेष बहुमत प्लस रेक्टिफिकेशन के बाद। क्लियर हो सर एक गया? क्वेश्चन है। ये समझ में आ कि नहीं समझ में आ? पहले ये बताओ। हाँ सर, वो समझ में आया पर कॉन्सेप्ट क्या नहीं। चलो बताओ, और हाँ, और बताओ किसको समझ में नहीं आया, पहले ये बताओ। सर मुझे हम्म। सर इसमें ऐसा सर जैसे ठीक है, लोकसभा में अनिता आपको समझ में आया? पहले ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई, कुछ हाँ सर, हाँ सर। नरेंद्र समझ में आया कि नहीं आया? आप तो दिख भी नहीं रहे यार मुझे, और सुनाई भी नहीं दे रहा आपका तो। बाकी वर्षा
ये सर समझ में आ गया। आ गया आयुष? यस यस आयुष सर। समझ में आ गया? क्लियर? Yes, sir. अगर Yes, अभी sir. सवाल आएगा, आगे सवाल आएगा, गलत मत करना, ध्यान रखना। हाँ आस्था बताओ क्या हुआ, अब पूछो बताओ। सर हाँ। सर जो साधारण बहुमत होगा उसको कैसे काउंट करेंगे? बाय द वे जैसे लोकसभा में 445 मेंबर हैं, 50% है बस। उनमें से सर 270 नहीं उसमें से मान लीजिए अगर 500 लोगों ने वोट दिया है, 45 लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो 400 उसका साधारण इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कितने लोग मौजूद हैं, ठीक है, हाँ। और उनका 50% क्या हुआ। ओके मान लो कि सर, बस यही 300 लोग ही बैठे हुए हैं, वो 300 लोगों ने क्या हुआ है। यहाँ पे एक वर्ड आता है जो आगे पढ़ेंगे, कोरम आता है। यस सर। वो क्या चीज होती है? यस सर। किसी भी मीटिंग। सर मिनिमम हाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर मीटिंग टू स्टार्ट सर। कितना कितना होना चाहिए कि हम उसको हम 1/3 होता है, देखो 1/10 होता है कुछ ऐसा। 110 251 10% है ना, सुनो कि 10 अरे एक कोटा 10 सर। 10%, ठीक है ना, कि 10% लोग अगर मौजूद हैं, 10% लोग मौजूद हैं, तो हम उसको मीटिंग मान लेंगे। अगर उससे कम मौजूद होते हैं तो उसको मीटिंग नहीं मानी जाएगी, कार्रवाई नहीं मानी जाएगी, ठीक है। ऐसा ना हो कि मतलब कोई महत्वपूर्ण बिल जो है उसको पेश किया जा रहा है और चूंकि पार्लियामेंट विपक्ष बहुत विरोध कर रहा है, तो ऐसा कर दिया जाए कि सिर्फ अपनी अपनी पार्टी के 40-50 लोगों को बिठा के बिल पास करा दिया जाए। ऐसा नहीं होगा। कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बैठने चाहिए, तब जाके उस मीटिंग की कुछ अहमियत है, वरना नहीं होगी। इसलिए इसको कोरम रखा जाता है, 10% कोरम रखा जाता है। ये सब सवाल आते हैं, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन सब सवाल आए हुए हैं सवाल ये, ठीक है। चलिए मैंने अच्छा, which one of the following is empowered to alter the boundaries of state under Constitution of India? किसके पास पावर है जो कि बाउंड्री को चेंज कर दे? अब पार्लियामेंट, लोकसभा, प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट, किसके पास पावर है कि स्टेट्स की बाउंड्री को कुछ चेंज कर सके? पार्लियामेंट सर। पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। ठीक है ठीक है ठीक है जी, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए ये 2019 का प्री का सवाल आया हुआ है, ठीक है, अभी लेटेस्ट आया हुआ है, और 2 स्टेटमेंट पूछी गई, 2 स्टेटमेंट हैं, और उसमें से बताना है कि कौन कौन से राइट हैं, क्या है। पहला स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। विद रेफरेंस टू द फेडरल सिस्टम इन इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमारा देश का जो संघीय ढांचा है, फेडरल सिस्टम है, उसके हिसाब से आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, स्टेट हैव नो राइट टू सीडेड फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेट के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो संघ से अपने आप को अलग कर ले। क्या ये सही है या गलत है? स्टेट हैव नो राइट टू सेडेट फ्रॉम द। सही है सर, सही है सर। सही है। सही है? कैसे सही है? यस हाँ सर। इसको बताओ सर सही कैसे? क्योंकि हम लोग का सर हमारा सर इंडेस्ट्रक्टिव यूनियन है, इंडेस्ट्रक्टिव यूनियन है और डिस्ट्रक्टिव स्टेट है। इसका मतलब ये है कि हमारा संविधान यूएसए की तरह नहीं है कि हमारी कोई सर, एग्रीमेंट नहीं है, हम पूरा यूनियन है इंडिया, एक किसी एग्रीमेंट नहीं है कि कोई स्टेट जब चाहे तब हमसे हट जाए। हाँ, हम लोगों ने Really, विलय वो पत्र India is a साइन किया union, था। विलय that's पत्र, कोई विलय। स्टेट नहीं हट सकती। विलय पत्र साइन हुआ विलय था। पत्र का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो होता है, उसमें ये बात थी कि भाई देखो, आप जो मिल रहे हो, समझो दूध में पानी की तरह मिल गए हो, ठीक है। अब उससे हटो, ये कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है हमारे बीच में आपके। ये विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि जब तक साथ रहो रहो, जब नहीं हुआ तो भी तलाक हो जाए, मतलब कि अलग हो जाओ। वो सिस्टम नहीं है। एक बार आप अगर मिल गए तो मिल गए, उसके बाद आपकी बाउंड्री छोटी बड़ी हो सकती है, की जा सकती है, ठीक है। तो हमारे देश के राज्यों के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने आप को हिंदुस्तान से अलग कर लें। लेकिन अमेरिका की हम बात करते हैं तो वहां पर जितने स्टेट्स हैं उन्होंने एग्रीमेंट किया था, उनका आपस में। हमारे देश में एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। यूनाइटेड स्टेट्स हमने ऑफ अमेरिका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा जब, अभी आप पढ़ाएंगे इसको, ठीक है, कहानी क्या क्या है। अभी चूंकि मैंने ये क्लास सिर्फ घटना चक्र के लिए है, तो इसलिए मैं उसको वहीं तक सीमित रख रहा हूँ, लेकिन तो फिर भी चलो थोड़ा सा बढ़ा दूंगा आपको कि अमेरिका में एग्रीमेंट होता है अलग अलग स्टेट्स में कि हम लोग आपस में मिलकर रहेंगे, ठीक है। तभी वहां पे उस अमेरिका का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि वहां पर स्टेट्स को अलग हो जाने का अधिकार है, इसलिए इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन इंडिया में हर स्टेट के फ्लैग भी अलग हैं। सबका सबको ऑटोनॉमी दे रखी है ना। अभी कैलिफोर्निया ने बोल दिया था कि मुझे अलग होना है भाई,
मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, मैं क्यों जाके गरीब स्टेट्स को मैं फंड करूं? मैं कैलिफोर्निया, ये आपको मेंस में पढ़ाएंगे GS1 में। जब आप रीजनलिज्म या क्षेत्रवाद पढ़ोगे ना, तब आएगा कि आजकल दुनिया में क्षेत्रवाद बहुत फैल रहा है। अभी स्पेन में एक कैटालोनिया इलाका है, वो लोग कह रहे हैं कि हमें अलग होना है, ठीक है। तो ये सब आता है। तो पहला स्टेटमेंट है कि स्टेट हैव नो राइट्स टू सेपरेट फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि राज्यों को कोई अधिकार नहीं है अपने आप को अलग करना। ये बिल्कुल सही बोला आपने। जस्ट एडवोकेसी ऑफ सक्सेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्या जस्ट एडवोकेसी ऑफ सक्सेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसका मतलब हिंदी क्या मतलब होता है इसका? तो अजीब। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ना वो तो मुझे पता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक मिनट, जस्ट फ्रीडम एडवोकेसी ऑफ एडवोकेसी मतलब वकालत। एक मिनट तुम्हें समझाने के लिए मैं शब्द से ढूंढ लूं मैं। अच्छा, ये पता क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, समझो इस बात को, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर हम राज्यों के अलग होने के लिए कि किसको राज्य अलग होना चाहता है, उस बात को अगर हम सपोर्ट करते हैं, तो इसको हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में मान सकते हैं। जस्ट एडवोकेसी ऑफ सक्सेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि अगर आपने बोला कि नहीं यूपी को तो हिंदुस्तान से अलग हो जाना चाहिए, तो ये आप बोल सकते हो, ऐसी बातें बोल सकते हो, क्योंकि ये आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है। क्या ये आप इस बात को एग्री करते हो कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कि देश के किसी हिस्से को अलग कर देने की बात को सपोर्ट करना, ये फ्रीडम ऑफ सर ये गलत है, गलत है? सर ये गलत है ये सर, क्योंकि हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसी हद तक कर सकते हैं जब तक कि सामने वाली कोई भी चीज हार्म ना हो। हम ना, ठीक है। अब हमारे देश में हमें बहुत सारी आजादी दी गई है। नरेंद्र सुन रहे हैं ना आप? अच्छा, हाथ हिला दो अगर आपको आवाज आ रही है मेरी तो। नरेंद्र, आप, क्योंकि आपका माइक भी चल नहीं रहा है ना, ठीक है। देखिए, हमारे देश में आजादी बहुत सारी है, कई तरह की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब दिया गया है। लेकिन वो तब तक है जब तक हम दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, दूसरे को हर्ट नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, ये शब्द इस्तेमाल करना, एब्सोल्यूट नहीं है इस देश में, ठीक है। तब में रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि आपको बोलने का अधिकार तो है, बट इतना नहीं बोलना कि दूसरों को गाली देना शुरू कर देनी है। तो वहां पर ये नहीं होगा कि आपको बोलो कि मुझे तो बोलने का अधिकार दिया है, तो हम कुछ भी गाली देते ना किसी को। तो हमें आजादी है जब तक हमारे वो राइट्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे को के राइट्स को भी हम तोड़ दें, ठीक है। तो ये चीज जो होगी वो गलत हो जाएगा। चलो अभी और सर क्या हाँ बोलो बोलो। सर क्या राज्य को ये राइट है कि अपने नाम चेंज कर सके वो? बताओ बेटा, बाकी लोग बताओ, किसको अधिकार है नाम चेंज करने का? नहीं सर, संसद को है ना। पार्लियामेंट को है, यही तो बात हुई थी ना, नाम चेंज करना, बाउंड्री चेंज करना, ये सब और सब पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। राज्य जो है वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि जैसे उड़ीसा ने भी किया था, उड़ीसा नाम उड़ीसा कर दिया, ठीक है। तो वो उसने थोड़ा प्रपोजल रखा था, वो चीज हो गई, लेकिन ऑथराइज जो अथॉरिटी जो है ना, वो है पार्लियामेंट, ठीक है। समझी आस्था? हाँ यस ठीक है। सर। हाँ, अगर मोदी योगी जी आए बोल दे कि यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कर देंगे, तो वो खुद नहीं कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं वहां पे राष्ट्रपति को, और पार्लियामेंट को बोल सकते हैं कि आप प्लीज इस पे कुछ काम कीजिए, लेकिन पार्लियामेंट ही करेगी, ठीक है। चलिए अब Yes, एक हाँ, एक आता है 2008 का सवाल है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज अ, आर्टिकल 1 के हिसाब से भारत क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट है, या यूनियन ऑफ स्टेट है? यूनियन ऑफ यूनियन ऑफ Union. स्टेट्स है। यूनियन है भारत, एक ठीक संघ है, राज्य। संघ राज्य है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है कि वो अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखिए, अब यहाँ पर बड़े एक वो भी ना, एक अजीब सिचुएशन है। कभी कभी हमारे देश के राज्य और सेंटर अलग अलग काम करेंगे, और कुछ सिचुएशन में वो एक हो जाते हैं। यानी कि नॉर्मल टाइम में स्टेट के पास अपनी अलग पावर है, और सेंटर के पास अपनी अलग पावर है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इमरजेंसी लग जाए, चाइना अटैक कर दे, उस समय में स्टेट और सेंटर जो है एक मिल जाएंगे, वो एक हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी आगे इसको पढ़ाएंगे, थोड़ा सा करेंगे। नो वॉइस।
अच्छा ये अब चलो ये 2016 में प्री में आया है। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, ये मैं अभी बता चुका हूँ आपको, समझना इस बात को। अ बिल फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास्ड बाय, कह रहे हैं कि अगर कोई बिल जो है जो कि नए राज्य को बनाने की बात करता हो पार्लियामेंट, वो पास होगा कैसे। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला, a simple majority in parliament and rectification by not less than 2/3 of the majority for states। पहला स्टेटमेंट क्या है देखिए, पूरा पढ़ो। a simple majority in the parliament and rectification by not less than 2/3 of the states, यानी कि पहले तो सिंपल मेजोरिटी से पास करे पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद 2/3 राज्यों से रेक्टिफाई करे अपने आप को। क्या ये सही है? गलत है सर। गलत है। A simple majority in parliament, क्या ये सही है? यस सर। यस सर। सही है ना अनिता? यस सर। सही है ये? हाँ सर, हाँ चलिए सर, सही। ठीक 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 ठीक। अरे मैं 3-4 इतने बार क्वेश्चन आया भैया, मैं रिपीट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, सही है। गलत मत करके आ जाना बस, बाकी ठीक है। सर इसमें रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब? हाँ तो बताइए रेक्टिफिकेशन क्या मतलब? बदलाव, सर बदलाव, राज्यों की सहमति चाहिए सहमति, ना, राज्यों की सहमति, राज्यों की सहमति बस ना। मैंने क्या बताया था अभी आपको कि भाई कोई कानून ऐसा, देखिए हमने कुछ बदलाव करना है, हमें ये देखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे। सवाल ये आ गया, हमने बोला कि हमने Yes, कुछ sir. बदलाव करना है कि राष्ट्रपति में कौन। अब ये जो मैटर है, राष्ट्रपति का जो मैटर है वो सेंटर और स्टेट के संबंधों को सीधे सीधे वो करता है। स्टेट और स्टेट और सेंटर के संबंध, जो मैटर स्टेट और यूनियन दोनों के संबंधों को हमारे छेड़छाड़ करे, उसमें उस कंडीशन में उस कानून के पास कराने के लिए आप पहले तो आपको पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करना पड़ता है। उसके बाद जाके लगभग 50% राज्य, यानी कि अगर हमारे देश में 28-29 राज्य हैं तो कम से कम 15-16 राज्यों में जाकर आप उनकी विधानसभा में जाकर जो बिल सेंटर में पास हुआ है उसको सपोर्ट में एक नया रेजोल्यूशन पास करो कि हाँ भाई जो बिल पास हुआ है वो ठीक है। जैसे कि जीएसटी जब आया था तो पहले जीएसटी पार्लियामेंट में पास हो गया, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से। उसके बाद कुछ राज्यों ने जो जहां पर बीजेपी शासित राज्य थे वहां पर उन्होंने अपने अपने विधानसभा में उस बिल के सपोर्ट में प्रपोजल को पास कर दिया कि हाँ भाई हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो कम से कम 50% राज्य में। अब इसका देखिए क्या मतलब होता है, क्योंकि हमारे देश में लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो पार्टी लोकसभा में यानी लोकसभा में पावर में है वो पार्टी जो है वो विधानसभा में भी उसका रूल चल रहा हो। जैसे कि मान लीजिए बीजेपी अगर सेंटर में पावर में है तो आप देखो कांग्रेस जो है वो आपकी राजस्थान में है, आपकी छत्तीसगढ़ में है, आप पार्टी जो है पंजाब में है। तो मान लो कोई बीजेपी ऐसा प्रपोजल लाती है जो कि बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा है, तो वो मना कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज इसका मतलब ये है तो कि कोई भी कानून आप अपनी आपकी जबरदस्ती नहीं चलेगी आपको। अगर या तो आप सही तरीके से करो, सबको कन्विंस करो, या सभी राज्यों से आप सीट जीत लो, पब्लिक को कन्विंस कर दो। समझ में आया? यस सर। चलिए और समझाएंगे भी, जहां फंसना बताना मुझे, आप जो भी आप लोग फंसो। देखो ये क्लास डिस्कशन करने के लिए, मैं ये नहीं, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आपको पहली बारी में समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं आ रहा है तो अगर कुछ अभी सवाल आएगा उस पर डिस्कशन करना है, फिर से कुछ पूछ लेना, लेकिन पूछने से मतलब झिझकना नहीं, पूछते रहना, क्योंकि 2-3-4 बार जाके आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आता है। कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूं हम समझाने के लिए आपको, तो कोई झिझक मत रखना इस बात को लेकर। अच्छा वैसे मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती है, तो बगैरत होकर पूछते रहना। एक ना असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, छोड़िए, ये आसान हो जाए, कर लोगे आप लोग। अच्छा चलो, एक 2013 में सवाल आया है, उसकी बात कर लेते हैं। Which among the following, 4 स्टेटमेंट है, कहता है कि इनमें से कौन सा
इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि वो संवैधानिक प्रावधान नहीं है नए राज्य को बनाने के लिए। ये यूपी पीसीएस 2013 में आया है कि इन चारों में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान नहीं है नए राज्य बनाने के लिए। पहला ए स्टेटमेंट, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, कि किसी राज्य का एरिया इंक्रीज करना हो। बी, किसी राज्य का एरिया कम करना हो। सी, किसी राज्य का नाम चेंज करना हो। या डी, कि किसी राज्य में यूनियन टेरिटरी को स्टेट में इंक्लूड यूनियन टेरिटरी। यह है स्टेटमेंट, लाइन लिखी हुई है। इन चारों में से कौन सा जो है संविधान का प्रावधान नहीं है एक नए राज्य बनाने के लिए। कहने का मतलब ये कि आर्टिकल नहीं, इसमें है आर्टिकल 3 का मतलब कह रहा है ये, सिर्फ और कुछ नहीं कह रहा है। कि आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि बाउंड्री हाँ, बाउंड्री को ऑल्टर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं और नाम चेंज कर सकते हैं। ये है आर्टिकल 3 का मतलब है। ठीक है, इसका मतलब ये था इसका, इसलिए आपको आर्टिकल 3 पता होना चाहिए इसके अंदर। सर क्वेश्चन क्या था? एक मिनट मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मान लो कोई नया राज्य बनता है, ठीक है, तो कौन से शेड्यूल के अंदर अनुसूची के अंदर, अनुसूची बोलते हैं ना? नहीं, यस सर, अनुसूचियां बोलते हैं, हाँ ठीक है। तो उसमें कौन से शेड्यूल के अंदर जो है उस अमेंडमेंट होगा, बताइए कौन से शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट, तो किसके अंदर बदलाव किया जाएगा? अगर कोई नया राज्य बनता है, मान लेते हैं अभी आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना, तो कौन से शेड्यूल के अंदर जो है वो होगा, बदलाव होगा, किसमें छेड़छाड़ की जाएगी? हैं? मैं शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 को किसमें होगी? 1 में सर। 1 में है। और बताइए, आपने 2 कहा, क्यों कहा 2? सर 3। बताइए प्रियम, बताओ बेटा, तुम बताओ। यस सर 3। आपने 3 कहा, बाकी बताओ, पता है शेड्यूल क्या चीज? 1 में है, 1 में है, राज्य 1 में है। बिल्कुल भैया, जो अमेंडमेंट होगा वो शेड्यूल 1 में किया जाता है, ठीक है ना? शेड्यूल 1 में ही सभी राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। अगर मान लो कोई नाम आता है, क्या हुआ? राज्य बनाने का अधिकार तो 3 में है ना। अरे यार, मैं आर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो कह रहा सवाल सुनो तो। मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो कोई नया राज्य बनता है तो किस अनुसूची के अंदर, यानी शेड्यूल के अंदर बदलाव होगा, सवाल ये है। समझ में आया सवाल आप लोग? आया कि नहीं आया? अनीता, आस्था, आया? हाँ सर, हाँ आया। अनुसूची क्या होती है? किताब के पीछे साइड में 12 अनुसूचियां दी गई हैं, जो कि हमारे आर्टिकल्स को सपोर्ट करते हुए उस बात को समझाती हुई हैं। अब उसमें पहली जो शेड्यूल है, जो पहला जो अनुसूची है, उसके अंदर सभी राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, सभी राज्यों के और यूनियन टेरिटरी के नाम लिखे हुए हैं। अगर मान लो कोई नया राज्य बनता है या नया किसी राज्य का नाम बदलता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो अगला एडिशन आएगा, अगले साल किताब छपेगी जो संविधान की, उसके अंदर पहले अनुसूची के अंदर वो बदलाव किया जाएगा। ठीक है, यानी कि मान लो अगर उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करके उत्तम प्रदेश कर दिया जाता है, तो जब अगली बार जो सरकारी किताब छपेगी संविधान की, तो पहली अनुसूची वाले लिस्ट में उत्तर प्रदेश की जगह उत्तम प्रदेश नाम रख दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस सर। अब देखो यहाँ पे समझ लो, ये चीज जो है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूँ, समझिएगा। नया राज्य बन जाना, कोई नया राज्य बन जाना या नए किसी राज्य को नया नाम दे देना, ये संविधान में संशोधन नहीं है। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान में संशोधन नहीं है। भले ही नया राज्य बन गया, उसका नाम चेंज हो गया और हमने अनुसूची 1 में बदलाव कर लिया, वो, लेकिन उसको हम संविधान संशोधन नहीं मानेंगे, क्योंकि संविधान संशोधन जो होता है वो आर्टिकल 368 के तहत होता है। आर्टिकल 368 के तहत होता है। जो आर्टिकल 368 के रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा, उसको हम संविधान संशोधन मानते हैं। लेकिन
जो राज्य बन रहा है, नया राज्य बन रहा है, वो आर्टिकल 3 के तहत बन रहा है। क्लियर हो गया? क्लियर नहीं है? यस सर क्लियर। संविधान संशोधन जो है, ठीक है ना, संविधान संशोधन की एक सिस्टम है कि संविधान में अगर संशोधन करना है, कुछ बदलाव करना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं आर्टिकल 368 के अंदर, ठीक है, कि क्या होगा, कैसे होगा। अगर हम उस कानून के तहत अपने आप को करेंगे तो जो है उसको हम संविधान संशोधन कहेंगे। लेकिन किसी नए राज्य को बना देना या उसका नाम चेंज कर देना वो संविधान संशोधन नहीं माना जाता, क्योंकि वो आर्टिकल 3 को फॉलो कर रहा है, आर्टिकल 368 को फॉलो नहीं कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछते हैं, एक बार नहीं 50 बार पूछते हैं, अभी पूछा जाएगा इसके अंदर, अभी सवाल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, अगर कुछ कंफ्यूजन पूछते रहना मुझसे आप लोग। तो हमने पहले आर्टिकल 1 में जो था वो हमने देख ली कि आर्टिकल 1 में आपका नाम में बदलाव किया जाएगा। अच्छा, यूनियन टेरिटरी से लोकसभा में कितनी सीटें रिजर्व हैं? जब लोकसभा का इलेक्शन होगा तो संघ राज क्षेत्र से यानी यूटी से कितने सीटें रिजर्व कर रखी हैं? ये आपका यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस द्वारा आया। अच्छा, लगभग 20 सीटें, लगभग 20 सीटें जो हैं लोकसभा की वो यूनियन टेरिटरीज के लिए रिजर्व हैं। इसमें दिल्ली की 7 हैं, अंडमान निकोबार की 1, चंडीगढ़ की 1, ठीक है, दादरा नगर हवेली, जम्मू कश्मीर की 5, लद्दाख की 1, और राज्यसभा के लिए 8 सीटें रिजर्व हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? सबसे ज्यादा सीट्स लोकसभा की सीटें किस राज्य की है? किस राज्य? यूपी में लगभग 80 सीटें, ठीक है। उसी तरह सवाल ये पूछा जाता है कि कौन से राज्य की सबसे ज्यादा है? यूपी की हैं, देन आई थिंक महाराष्ट्र की हैं, फिर दूसरी आती हैं, ठीक है। लेकिन सवाल आ रहा है कि यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है कि यूनियन टेरिटरी से कुल मिलाकर जो अलग अलग यूनियन टेरिटरी हैं उनमें से कितनी सीटें जो हैं वो लोकसभा को मिलती हैं, यानी कि उनमें से कितने लोकसभा के मेंबर एमपी जो हैं वो यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं, यानी चंडीगढ़ से चुन के आएंगे, दिल्ली से चुन के आएंगे, पौंडीचेरी से चुन के आएंगे, लद्दाख से चुन के आएंगे। तो कुल मिला के 20 चुन के आते हैं। मैक्सिमम 20 सीट्स रखी गई हैं यूनियन टेरिटरी के लिए लोकसभा में, और 8 सीटें रखी गई हैं राज्यसभा के अंदर। फैक्चुअल चीजें हैं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? जिस तरह भाई यूपी को मिले हैं 80 सीटें मिली हैं यूपी को, उस तरह यूनियन टेरिटरी को भी तो मिली होंगी ना लोकसभा, वहां के भी तो लोग चुनेंगे, किसी को वोट डालेंगे लोकसभा इलेक्शन में, डालेंगे नहीं डालेंगे? भाई दिल्ली का आदमी लोकसभा में वोट डालेगा नहीं डालेगा बताओ? यस सर बिल्कुल डालेंगे, उनकी सीट्स रिजर्व होती हैं। है ना, रिजर्व का मतलब कहने का मतलब टोटल कितने लोग पहुंच रहे हैं यूनियन टेरिटरी से? 20 लोग पहुंच रहे हैं लोकसभा के अंदर। तो सवाल ये, जिस तरह यूपी से 80 लोग पहुंचेंगे उस तरह विभिन्न विभिन्न यूनियन टेरिटरी से 20 लोग पहुंचेंगे। ये फैक्चुअल सवाल है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। पक्का अनिता? क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। और टाइम भी खत्म होने वाला है, टाइम भी खत्म। मेरा आस्था ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है, कोई परेशान मत होना।